बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया स्ट्राइकर बैच के अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा और एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेंस। ठीक है भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जेई मेंस में 2 से 3 सवाल इस चैप्टर के बेसिस पर नहीं बने, तो सवाल तो आने ही आने हैं। आज के इस लेक्चर में हम कई सारे सवाल, खास तौर से इस बार जो हमारा फोकस होने वाला है वो इस सेशन का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके पेपर पर होने वाला है। तो 2025 फर्स्ट शिफ्ट में जितने जेईई मेंस में इस चैप्टर से सवाल पूछे हैं, ठीक है, हम उन सभी सवालों को क्रैक करेंगे और पूरी थ्योरी को हम क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने कई सारे सवाल सॉल्व करने वाला हूं, चाहे वो 2025 के हो, चाहे वो 2024 के हो, चाहे 2023 के हो। बहुत पुराने सवालों को नहीं करेंगे, हम उन सवालों पर आज ज्यादा फोकस करने वाले हैं जैसे सवाल अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सवालों के बारे में बात करेंगे, उन सवालों को सॉल्व करेंगे और वहां से देखेंगे कौन सी थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चंस बनकर के आ रहे हैं। दूसरी बात, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हर सवाल को जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ में उस सवाल के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं उन फॉर्मुलेज को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा लिमिटेड टाइम में रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। आप क्या करो, आप उन सवालों को सॉल्व करो जो कि सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे सवाल अभी बन करके आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है राजू, शुरू किया जाए? चल भाई, तो शुरुआत करते हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के बारे में। कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैंने जो अभी पीवाईक्यूज ऑब्जर्व किए उनमें वर्क के बहुत सारे सवाल हैं, पावर के बहुत सारे सवाल हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम इसके कई सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और क्या था, हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसके भी काफी सवाल मैंने देखे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि केवल और केवल वर्क पावर एनर्जी या इससे पहले तक के चैप्टर को ही हमने इंक्लूड नहीं किया है, हमने कुछ ऐसे सवाल भी इंक्लूड किए हैं जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स के हैं। क्योंकि यार अब हम उस फेज में हैं जहां पर हम कोई चीज मिस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एनर्जी रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, तो उन सवालों को भी हमने इसी चैप्टर में ले लिया है। ठीक है, तो परेशान मत हो ना बाबू। चल, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हर सवाल के पहले मैं आपको ये बोलूंगा, आप हर सवाल को सॉल्व करने या उसका सॉल्यूशन देखने के पहले आप अपने पास एक टाइमर सेट करके रख लें। चाहे आप मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो मोबाइल में एक टाइमर सेट कर लीजिए, या आपके पास अगर कोई फिजिकल वॉच है तो आप उसमें टाइमर सेट कर लीजिए, या स्मार्ट वॉच है तो उसमें आप टाइमर सेट कर लीजिए। हर सवाल के लिए आप 2 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। आपके पास 120 सेकंड का टाइमर होना चाहिए। ठीक है, आप उस सवाल को 120 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 120 सेकंड्स इज द मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग लिमिट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको सवाल में टाइम अलोकेट नहीं करना है, इससे ज्यादा सवाल में मतलब आप बिजी नहीं रह सकते। ठीक है, अगर 120 सेकंड्स में बना, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अब ये नहीं कि सर जस्ट आखिरी इस पे थे, 120 सेकंड हो गए तो हम सर अब हमने छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर आप आखिरी स्टेज पे आपको लग रहा है अगले स्टेप में आंसर आने वाला है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, तो बाकी सभी केसेस में अगर 120 मिनट में 120 सेकंड्स में, 20 मिनट क्यों बोल रहा हूं भाई, 2 घंटा हो जाता है। ठीक है, अगर 120 सेकंड्स में आपसे सवाल नहीं बनता है देन पॉज द सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद आपको उस वीडियो का, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो हर सवाल के लिए मैं यहां पर स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए साइड में होऊंगा। ठीक है, आप उस वीडियो को पॉज करें, उस मोमेंट पर सवाल को सॉल्व करें 120 सेकंड के अंदर। अगर बनता है बहुत अच्छी चीज है, नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन देखें। 2 एडवांटेजेस होंगे, आपको
कई सारी चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज, कौन सा कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे थे, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में समझ में आएगा। और अगर आप कोई गलती करते हो, स्पेशली अगर आप कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हो, तो आप वो गलती कभी भूलोगे नहीं। तो ये गलती आप जेईई मेंस में भी आपको याद रहेगी कि मैंने पहले ऐसी गलती करा हुआ हूं। तो अब इस पैटर्न के सवालों को मैं थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करूंगा। वो गलती जो मैंने पहले करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं सबसे पहले स्क्रीन से हटता हूं, वीडियो पॉज करिए और सवाल को सॉल्व करिए। चलो राजू, उम्मीद करता हूं सवाल को सॉल्व किया होगा। क्या बोल रहा है, इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, क्या है यहां पर, सेंट्रल फोर्स फील्ड है, असर्शन रीजन दिख रहा है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन। सेंट्रल फोर्स फील्ड कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पर GM1M2 बाई आर स्क्वायर, KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सेंट्रल फोर्स फील्ड होते हैं। तो ये कैसे फोर्सेस होते हैं, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। सो दीज आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब अगला कहानी आती है, सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो भाई अब यहां पर मैं आपको थ्योरी बताता हूं, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड थ्योरी आपको यहां पर बताऊंगा। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद थ्योरी बार बार रिपीट होने लग जाएगी, तो वो थ्योरी फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, जिनका वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। चलो सर, पहली चीज याद आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जिनका F.ds, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है सर, वर्क की डेफिनेशन होती है F.ds का इंटीग्रेशन, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो जाए, डायरेक्टली इंटीग्रेबल, ठीक है। आप इसको फटाक से सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपको कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे GM1M2 बाई आर स्क्वायर, dr का इंटीग्रेशन, GM1M2 बाहर आ जाएगा, dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी से कर लोगे, क्या हो जाएगा, माइनस GM1M2 बाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन कर लिया, इसका मतलब ग्रेविटी कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। अब एक तो पहचान ये है, दूसरी पहचान, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फ्रिक्शन की कभी आपने पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनी होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो सभी के सभी कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इनको मैंने क्लास में, याद कीजिएगा, एक नाम बोला था, ईमानदार फोर्स, ईमानदार फोर्स। ये वो फोर्स होते हैं जिनको अगर हम कुछ वर्क करके दे दें तो वो अपने अंदर कंजर्व करके, स्टोर करके रखते हैं, सो दैट अगर कहीं जरूरत पड़े तो ये वापस लौटा सकें। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये किसमें कंजर्व करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ईमानदार दोस्त, आपने किसी दोस्त को 50 रुपए दिए तो वो 50 रुपए अपने पास जेब में संभाल करके रखेगा, ताकि भैया अगर कोई मांगे तो उसको दोबारा लौटा सकें, इसीलिए नाम पड़ा ईमानदार दोस्त, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं बता रहा हूं तो मुझे और याद आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले, जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है, सभी कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ
डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑल्सो बी जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जीरो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। चलो भाई, अब वापस आते हैं सवाल पर। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोल रहा है? इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि सेंट्रल फोर्स फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है। मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है। असर्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। ठीक है राजू, अब देख भाई रीजन के बारे में बात करते हैं। एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। सभी एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड नहीं, मैकेनिक्स में हमने ग्रेविटेशन देखा था, पोटेंशियल एनर्जी थी। एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल। तो ये तो गलत है ना, ठीक है। सभी फोर्सेस के साथ कुछ कंजर्वेटिव है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर शुड बी, ठीक है। अरे यार इसका पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा भी तो सोच सकते हैं एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड, कहीं मुझे, चलो अभी यही पे इसी पर जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। आई थिंक सवाल को आपने ट्राई किया होगा। अब आते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन पर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये उन सवालों में से है जो जेईई मेंस में हर बार कुछ ना कुछ सवाल, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे लेवल के होते हैं। तो सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बीड ऑफ मास m, एक बीड है जिसका मास m है, स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शन, स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, अच्छा विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हुप। ये एक वर्टिकल सर्कुलर हुप है ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर, ठीक है। द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी है एक तो, एंड मासलेस स्प्रिंग के अटैच टू द बॉटम ऑफ हुप, ठीक है भैया, यहां से बॉटम से लगी हुई है, स्प्रिंग से बीड बनी हुई है। द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कैपिटल R। स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है? स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ है कैपिटल R। मतलब ये कि इनिशियली ये स्प्रिंग कैसी होगी? खिंची हुई होगी। कितनी खिंची हुई होगी? R एक्सटेंशन में होगी, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ तो कैपिटल R है और इसको हमने 2R कर रखा है। मतलब ये स्प्रिंग कैसा फील कर रही होगी? खिंचा खिंचा फील कर रही होगी, हाँ या ना। चलो सर, इफ द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विथ नेग्लिजिबल स्लैश जीरो इनिशियल स्पीड, मतलब क्या हमने यहां से इसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। The velocity of bead when length of spring becomes capital R आपको would be, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, ठीक है भाई। आपको बताना है जब स्प्रिंग की लेंथ R हो जाएगी तब इस बीड की वेलोसिटी क्या होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राजू, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने सबसे पहले मैंने यहां पर एक इस तरीके की कोई सर्कुलर हुप बना दी, ठीक है। चलो भाई, इस तरीके की कोई सर्कुलर रिंग है। अब यहां पर मैंने एक कोई बीड लगा दी है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। इनिशियली मैंने इससे एक स्प्रिंग अटैच करी हुई है, ठीक है सर। ये स्प्रिंग कैसी है? खिंची खिंची सी है, और वो स्प्रिंग को बॉटम से मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहां से बॉटम पे फिक्स है। अब जब मैंने इस बीड को रिलीज किया तो ये क्या होगा सर? ये आगे जाएगा, ठीक है। अभी इसकी लेंथ क्या है? 2R है। अब ये पूछा है कि इसकी लेंथ जब R हो जाएगी, जब इस स्प्रिंग की लेंथ R हो जाएगी तो बीड की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा यार देख, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कुछ आगे आएगा, ठीक है। इमेजिन करना, ये बीड आपकी कुछ यहां पर आएगी, ठीक है सर, बीड यहां पर आएगी, तो इसकी स्प्रिंग कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सर हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगी
जब आपकी बीड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा जब ये स्प्रिंग ऐसी कुछ होगी तो इसकी लेंथ क्या होगी, √2r होगी, r नहीं होगी। इसने क्या बोला था, स्प्रिंग की लेंथ r हो जाए, द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ हुक विथ इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स r, जब स्प्रिंग की लेंथ r हो जाए तब स्पीड बतानी है इस बीड की। ठीक है, तो मैंने कहा यार स्प्रिंग की लेंथ r करनी है तो स्प्रिंग की लेंथ r कुछ यहां पर होगी। ठीक है, अब अगर इस स्प्रिंग की लेंथ r है, अब आपको यहां पर ज्योमेट्री खेलनी पड़ेगी। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस r है, हाँ सर, और ये वाला डिस्टेंस भी r है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और यहां पर मैं बीड लगा देता हूं। ठीक है, तो सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? सर ये तो 60 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है, अब आप इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको यहां पर पता करना है कि स्पीड कितनी है। ठीक है, जब ये बीड यहां पहुंचेगी आपको फाइनल स्पीड निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, स्पीड कैसे निकालूंगा? क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? ठीक है, चलो भाई, तो अब हम अप्लाई कर, अब यहां पर बात करते हैं लॉजिक की। तो लॉजिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर कितनी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा इट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होने वाला है। सर लॉस कैसे होगा? मैंने कहा दो पोटेंशियल एनर्जी हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं माइनस, या ऐसा लिख देता हूं, लॉस कितने का हुआ, mgh का लॉस हुआ। ठीक है, और हाफ के एक्स स्क्वायर का लॉस होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, चल भाई, mgh बॉडी इनिशियली यहां पर थी, समझना राजू, इनिशियली बॉडी यहां पर थी, फाइनली बॉडी यहां पर आ गई, कितना वर्टिकल हाइट गिरी, दिस इज योर h। तो r प्लस r तो ये हो जाएगा, देखो ये वाली हाइट सेंटर से क्या है, r है, और ये वाली हाइट और ऐड करनी है, तो थीटा के बगल वाला cos थीटा, तो h इज इक्वल्स टू r प्लस r cos 60 डिग्री, यानी कि 3r/2 हो गया। तो लॉस कितने का आ गया, mg इंटू 3r/2। प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी नीचे गिरी है, तो पॉजिटिव ही लॉस है। ठीक है, देख ले राजू, यहां से यहां पर आ गई, समझना बेटा, स्प्रिंग आपकी यहां से, ये जो बीड है यहां से यहां आ गई है, तो इतनी हाइट का लॉस आया ना। ठीक है, अब ये हाइट कितनी होगी? मैंने कहा सर सेंटर से r तो ये है ऊपर, और ये r cos थीटा नीचे, तो r प्लस r cos थीटा का नीचे आया, तो r प्लस r cos थीटा। वर्टिकल हाइट लेने का है अपन को, हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी जाता रहे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो अब स्प्रिंग में, स्प्रिंग पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के r², क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो r थी, तो r का एक्सटेंशन था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, क्यों? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ r और ये r ही पे आ गया। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ के r² माइनस 0, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², इनिशियल कितनी है, हाफ के r², फाइनल क्या है 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ mv² लिख दो। ठीक है सर, चलो भाई अब सॉल्व कर देना, 2 से 2 काट देता हूं, अब मैं v निकालना है, तो mv² 3mgr प्लस kr²। ठीक है, तो k के टर्म में निकालना है, तो v क्या आ जाएगा, v² 3gr प्लस k/m r², तो v कितना आ जाएगा,
3gr प्लस k बाई एम आर स्क्वायर का अंडर रूट, 3gr प्लस के बाई एम आर स्क्वायर का अंडर रूट। ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आपका लॉजिक है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, मैं फिर से स्क्रीन से हट रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो राजू, वीडियो पॉज करो, सवाल को सॉल्व करो। अच्छा सवाल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सवाल है। ठीक है, आई होप आपने सवाल को ट्राई किया होगा। तो मैं एक एडिशनल टॉपिक और लिख रहा हूं यहां पर, इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन का सवाल आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर भी सवाल को बता रहा हूं। ठीक है, चल भाई, क्या सवाल बोला हुआ है? तो बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप फ्रॉम रेडियस आर टू 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इज इक्वल ऑफ इक्वल रेडियस इज 10 जूल। ठीक है, एक बड़ी पानी की ड्रॉप है जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। चलो सर, ये बड़ी पानी की ड्रॉप है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस पानी की ड्रॉप को हमने छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स में तोड़ दिया है। ठीक है, तो वी हैव ब्रोकन इट इनटू 27 सच स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस लेट अस कॉल इट आर डैश। ठीक है, आर डैश कुछ हो जाएगी। अब इसको तोड़ने में क्या ड्रॉप खुद से टूटना चाहती है? नहीं सर, क्यों नहीं टूटना चाहती? अगर ड्रॉप टूटेगी तो इसके सरफेस एरिया बढ़ेगा, और कोई भी लिक्विड अपना सरफेस एरिया बढ़ाना नहीं चाहता है। लिक्विड क्या चाहता है? उसका सरफेस एरिया कम से कम रहे। तो इसकी थ्योरी क्या थी सर? इसकी थ्योरी ये थी कि सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है? सरफेस टेंशन T इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतना मुझे काम करना पड़ेगा। इसीलिए इसने बोला द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक वाटर ड्रॉप इनटू 27 स्मॉलर ड्रॉप्स इज 10 जूल। तो भैया, इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी बढ़ी आपने उतना काम किया। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेंशन T, सरफेस टेंशन T इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में जितना इंक्रीमेंट आया। ठीक है, अच्छा सर, अब मैंने कहा सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा पहले मुझे आर डैश पता करना पड़ेगा। आर डैश के लिए वॉल्यूम का लॉजिक पता है। मैंने कहा यार, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी r/3। ठीक है, 27 इधर आएगा, दोनों साइड का क्यूब रूट लूंगा, 27 का क्यूब रूट 1/3 हो गया, तो आर डैश हो गया आपका r/3। ठीक है, चलो भाई, तो इसने क्या बोला है? वर्क डन कितना दिया है? 10 जूल। T इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा? 27 टाइम्स 4 पाई आर डैश स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो सरफेस एरिया बढ़ा। सोचो, फाइनल सरफेस एरिया क्या है? एक ड्रॉप का सरफेस एरिया इंटू 27, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू 27 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया T इंटू 27 टाइम्स 4 पाई r/3 का स्क्वायर
-4πr²। ठीक है, ये आपका 10 जूल के बराबर है। क्लियर? तो सर ये तो हमारा पहले हो गया। अब इसने बोला वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप, इसी बड़ी ड्रॉप को इस बार आप कितने में तोड़ रहे हो? 64 स्मॉलर ड्रॉप्स में तोड़ रहे हो, और छोटी ड्रॉप कर दी। मैंने कहा ठीक है, तो 64 ऐसी छोटी ड्रॉप कर दी, तो हर ड्रॉप का रेडियस क्या हो जाएगा? तो हर ड्रॉप का रेडियस r डबल डैश बोल दूं क्या? मैं r डबल डैश फिर से वही चीज निकाल दूं, तो 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r डबल डैश का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया, r डबल डैश आ जाएगा आपका r/4 के बराबर आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट होता है r। ठीक है, तो ये r/4 आ गया। चलो सर, तो अब यहां पर काम कितना करना पड़ा? सेम वही फॉर्मूला लगेगा, तो W इज इक्वल्स टू, मैं सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो W कितना काम करना पड़ा? सरफेस टेंशन T 64 टाइम्स 4 पाई r/4 का स्क्वायर -4 पाई r²। ठीक है, ये आपको रेशियो ले लेना पड़ेगा। क्या करना आपने कहा सर अब बड़े का सर, अब देखो सेम वही फॉर्मूला, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू T इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैंने कहा सरफेस एरिया 64 ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप का रेडियस क्या है? 4 पाई r/4, तो हर 64 इंटू 4 पाई r/4 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइनल, टोटल सरफेस एरिया इनिशियल, दोनों का रेशियो ले लो। दोनों का रेशियो। ठीक है, टेंशन T से टेंशन T कट गया, 4 पाई कॉमन लूंगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो 10/W, यहां पर क्या है? 9 3r²। ठीक है, तो 3r² माइनस r²। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 27/9 3 हो गया, तो 3r² माइनस r²। ठीक है, यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 16 4 तो 4r² माइनस r²। तो ये W इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2r², सॉरी 3r² डिवाइडेड बाई 2r², r² से r² खत्म हो जाएगा, 15 जूल के बराबर वर्क करना पड़ा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, 15 जूल, ऑप्शन डी। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आपने क्या किया, जितना सरफेस एरिया बढ़ गया, लॉजिक समझना राजू, जितना सरफेस टेंशन क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो टोटल सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस टेंशन इनटू टोटल सरफेस एरिया। अब जितना सरफेस एरिया बढ़ा उतनी सरफेस एनर्जी बढ़ी, उतना काम करना पड़ा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, टेंशन T इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, चल भाई अगले सवाल पर आते हैं। आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए। द बेस्ट वे टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। ठीक है, चल राजू, उम्मीद करता हूं सवाल आपने सॉल्व किया। बोल रहा है अ फोर्स F इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x² x ऑन एन ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स x डायरेक्शन में काम कर रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको वर्क डन दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है इफ द कांस्टेंट अल्फा 1 न्यूटन है, बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। सबसे पहले इस सवाल का लॉजिक क्या है? देखो राजू, तो मैंने कहा यार वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, किसी भी फोर्स का वर्क डन, तो डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, F वेक्टर
डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, दुनिया की कोई भी डेफिनेशन ट्रू हो या ना हो, ये हमेशा ट्रू होती है। वर्क इज डिफाइंड एज f डॉट ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर ds क्या है, यहां पर ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ds उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो सर मान लिया ds उस पॉइंट का f डॉट ds होता है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ f इज कांस्टेंट, तो वर्क डन आप सीधा सीधा लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, f इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन s, या फिर इसी को लिखने का तरीका पैरेलल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसी को फोर्स इंटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है तब आप ये यूज करते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है और वन डायमेंशन में है तो वर्क डन इज डिफाइंड एज f dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्स 1D में है तो f dx का इंटीग्रेशन, सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दोगे और वर्क डन निकाल लोगे। ठीक है, तो इस केस में यहां पर मुझे दिया हुआ है वेरिएबल फोर्स है, देखो x बदल रहा है तो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क को मैं कैसे लिखूंगा, वर्क कैन बी रिटन एज f dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, वर्क कितना दिया है सर, 5 जूल दिया है। फोर्स कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी 1 छाप देता हूं। चलो भाई, तो 5 इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट रख दी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 छाप देता हूं। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू 1x प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। चलो सर अल्फा पुट कर दिया, अब 0 रखने पर तो 0 ही मिलेगा, 1 ही रखता हूं सीधा सीधा। तो 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई 3। ठीक है, तो बीटा बाई 3, 5 माइनस 1 हो गया 4, बीटा की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तोहफे में दिया हुआ नंबर है ये। ठीक है, खटाक से लेंगे 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन देख लेना। ठीक है, डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 आंसर आ गया, सॉल्व कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं था, आसान सवाल। चल बाबू अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व करो। ठीक है, हो गया। देख यार, अरे बहुत आसान सवाल है यार। क्या बोल रहा है, अ बॉल इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का भी सवाल है ये। ठीक है, 2D, एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है, मैं v वेलोसिटी से दिखा रहा हूं। इसको ऐसे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने हवा में फेंक दिया। अब क्या बोल रहा है, 60 डिग्री से फेंका, अच्छा 60 डिग्री से। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज के ई, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो के ई किसके बराबर हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। चलो वी नॉट स्पीड से फेंक दिया है। ठीक है, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आपको हाईएस्ट पॉइंट पर बताना है कि यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने कहा यार हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, तो इसके पास 2 कंपोनेंट कर देता हूं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, तो इट विल बी वी नॉट कॉस 60। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वी नॉट कॉस 60।
तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट कॉस 60 का होल स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। तो ये लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर का 1/4 यानी के ई बाई 4, स्पीड आधी, काइनेटिक एनर्जी 1/4। ठीक है, तो के ई बाई 4 यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्लियर? अरे हल्लू है, बोल राजू, आसान था। चल भाई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड निकाली, हाफ एम वी नॉट के ई है, ये क्या है 1/4 हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो के ई बाई 4 हो गया। ठीक है, अगला सवाल फिर से वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, लेकिन 2D में है। चलो, अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। ट्राई किया? चल भाई, अब इस सवाल में आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पहचानने का तरीका बड़ा साफ हो जाएगा। सर कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले देखिएगा, फोर्स क्या बोला है, F इज इक्वल्स टू अ फोर्स F कितना है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, x on a particle in a plane x plus y is equals to 10. Work done by this force during displacement from 0,0 to 4,2 is। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये आई कैप जे कैप में वेरिएबल फोर्स है, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, वर्क का एक ही डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। मैंने कहा सर वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्स क्या है, वैल्यू छाप दो सर एक्स। ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूं, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, आई कैप का आई कैप से एफ एक्स डी एक्स, जे कैप का जे कैप से एफ वाई जे डी वाई। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप चाहो तो एक साथ इंटीग्रेशन करो या दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक एक्स और वाई में रिलेशन ना पता चल जाए। सो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा होगा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहचानना सीखे, कैसा फोर्स है ये, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डायरेक्टली इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया है। ठीक है सर, नॉन कंजर्वेटिव है तो इसमें कुछ हिंट देगा, हाँ हिंट क्या दिया है, x प्लस वाई, तो यहां से मैं y को लिख सकता हूं 10 माइनस एक्स। हाँ सर, तो मुझे बस ये चाहिए था किसी तरीके से y को x के टर्म में लिख दूं, तब इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, बस छाप दिया, एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन खटाक से हो जाएगा, 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, लिमिट रख दो, कहां से कहां तक जा रहा हूं, 0,0 से 4,2। आप लिमिट अलग अलग रखो या एक साथ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें अलग अलग भी रख सकते थे, एक साथ भी रखते, एक ही बात है। ठीक है, चल भाई, तो 4 रखने पर तो 10/3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 की पावर 4/2 प्लस 2 का क्यूब बाई 3। ठीक है, और 0 रखने पर तो सब 0 ही होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो करोगे, अरे इतनी मेहनत करो भाई। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करना आपके हवाले है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो राजू, अगला सवाल। ठीक है, सॉल्व करो इसको। चलो भाई,
सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, 4 kg की बॉडी है, इज प्लेस्ड इन ऑन अ प्लेन एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,4, ठीक है। एक 3,4 पर इसको रखा है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर मुझे फोर्स दिया हुआ है, नोटिस कीजिएगा ये कांस्टेंट फोर्स है। इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4,6,10 इन 4 सेकेंड्स। ये मुझे टाइम दे दिया है, फाइनल पोजीशन दे दी है, इनिशियल पोजीशन दे दी है, फोर्स दे दिया है। एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स आर इन रेशियो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो। तो भैया अब यहां पर सिंपल सा लॉजिक लगाना है पावर के बारे में। तो मैंने कहा पावर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से। तो पावर के बारे में हम बात करते हैं, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब या तो आपसे पूछेगा एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो जब भी आपको एवरेज पावर निकालनी, क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, या फिर आपको निकलवाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, एफ फोर्स डॉट वेलोसिटी वी, ठीक है। तो एफ डॉट वी इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स तो उस इंस्टेंट का हमेशा ही होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज ऑफ पावर, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, मुझे फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया है, ठीक है। तो क्या मैं पूछूं, मैंने कहा यार सबसे पहले एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस। फोर्स कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3i कैप, या ऐसे लिख दूं 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम लगा 4 सेकंड, ठीक है, टाइम दिया ही हुआ है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट 6 माइनस 3 3i कैप, 10 माइनस 4 प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द 6, 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाई 4, 24 बाई 4 कितना आ गया, 6 वॉट्स आ गया। दिस इज योर एवरेज पावर। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। चलो राजू, फोर्स एफ डॉट वी, फोर्स तो मुझे पता है क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब कहानी आकर के अटक गई वेलोसिटी पर, कि वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यार वेलोसिटी निकालने के लिए मैं 2 तरीके लगा सकता हूं, या तो मैं एक्सेलरेशन निकाल दूं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी कर दूं, या वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उससे इनर स्पीड पता चलेगी, वेलोसिटी नहीं, तो मुझे काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे, ठीक है, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, अगर मुझे फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4 kg, 4 kg की बॉडी है, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4 kg। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो मैंने कहा यार फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। u तो शायद 0 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेस्ड एट, प्लेस्ड का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स इतना, और इसका क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन पता चल ही चुका है, टाइम 4 सेकंड है ना,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 3j कैप बाई 4 इंटू टाइम भी 4 सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 2i कैप प्लस 3j कैप। वैल्यू छाप देता हूं, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 13 वॉट ये आ गया। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 6/13 आ जाएगा, 6:13। ठीक है, क्या बोला है, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस, तो एवरेज पहले है तो एवरेज पहले लिखूंगा, तो एवरेज पावर डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 13 वॉट्स, एवरेज पावर है आपका 6 वॉट्स, तो 6:13 आंसर आ गया ऑप्शन टी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर, चलो तो सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंदी बोला जा सकता है। अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चलो भाई, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या बोल रहा है, नोटिस कीजिएगा, यहां पर अ फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एंड इट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ v फॉर विच वर्क डन इज 0। आपको बताना है b की क्या वैल्यू रही होगी जिसके लिए वर्क डन 0 आ जाए। मैं सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं, नोटिस कीजिएगा ये कैसा फोर्स है सर, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स F वेक्टर डॉट S वेक्टर। कांस्टेंट फोर्स वेक्टर के फॉर्म में अगर देगा तो सीधा सीधा F डॉट S करने का है भाई, तो कितना हो गया 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। क्या चाहिए अपन को, 0 चाहिए, तो 0 के बराबर कर देने का है अपन को, खत्म हो गया। आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई, के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 0, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, उम्मीद करता हूं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसान सा सीधा साधा सवाल है भाई। चल राजू, अगला सवाल, ये सारे सवाल इसी साल के जेईई मेंस 2025 के पहले सेशन के हैं। ठीक है, चल तो क्या बोल रहा है अब सवाल में, सॉल्व करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यूज किया है इसमें, और इसमें कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पास्कल्स लॉ यूज किया है। ठीक है, चलो सॉल्व किया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन इज 6 मीटर स्क्वायर। तो जब भी मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में लिक्विड भरा होता है इस तरीके से। ठीक है, यहां पर एक जगह एरिया कम होगा और दूसरी जगह एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, और इस पूरे इलाके में कुछ लिक्विड आपने भर दिया है, इस पूरे रीजन में लिक्विड भर दिया है। तो यहां पर बोला है इनपुट पिस्टन, इसका सरफेस एरिया इसने दिया है 6 कुछ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। आउटपुट पिस्टन का एरिया दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, आपने यहां पर 100 न्यूटन के बराबर का फोर्स लगाया है। ठीक है, टू रेज द आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आउटपुट पिस्टन है ये 20 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, देन वर्क डन इज, आपको वर्क निकालना है। ठीक है, देखो
आपका ये जो पास्कल्स लॉ है इसमें फोर्स जो है फोर्स मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वर्क डन सेम रहता है। मतलब जितना काम आप यहां करोगे उतना ही काम यहां करना पड़ेगा। काम में एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है, वर्क एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, आपको फोर्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ बोलता क्या है? सबसे पहले तो पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर आपने लिक्विड के किसी भी रीजन में कोई प्रेशर बढ़ाया है तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द लिक्विड दिखाई देगा। मतलब अगर मैंने यहां पर कोई प्रेशर बढ़ाया, कितना बढ़ाया? F1 अपॉन A1, जितना प्रेशर यहां बढ़ेगा उतना ही प्रेशर यहां पर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना प्रेशर बढ़ जाएगा? F2। ठीक है, तो F1 यहां पर आएगा, F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2, सीधा सीधा सेम प्रेशर। ठीक है सर, तो मैंने कहा फोर्स कितना दिया है? 100 डिवाइडेड बाई एरिया कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां फोर्स F2 पता नहीं, डिवाइडेड बाई 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे F2 निकल आएगा 100 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 100 इंटू 1500 डिवाइड बाई 6, ये F2 निकल आया। डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या पूछ रहा है? वर्क पूछा है, तो वर्क क्या होगा? F2 इंटू S2। अच्छा, जितना F2 S2 है यही F1 S1 भी होता। अगर आप यहां पर भी वर्क डन निकालेंगे तो यहां ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहां कम करेगा। ठीक है, वर्क डन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। मुझे F2 पता है, S2 पता है, तो मैं यही यूज करता हूं। F2 कितना है? 100 इंटू 1500 बाई 6 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो 20 10 पे पावर -2। ठीक है सर, आपने यहां को कन्वर्ट क्यों किया? ठीक है, यहां पर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। सर यहां पर भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने ये क्यों नहीं कन्वर्ट किया? इसको भी तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। मैंने कहा देख, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा। तो F2 की यूनिट किस में आएगी? न्यूटन में आएगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर नहीं किया, लेकिन यहां पर कोई यूनिट कट नहीं रही, F2 इंटू S2, तो S2 ही खाली लिखा है, इसीलिए यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ी। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल सॉल्व कीजिए, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चल भाई, सॉल्व किया तो वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक सवाल बिना सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन मत देखिएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट एज मच इंफॉर्मेशन। ठीक है, या उसका बहुत अच्छा एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। तो पहले सवाल को ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको सवाल का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। देखने में लगता है अरे सर इस सवाल में क्या है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जब सवाल सॉल्व करने आते हैं तब उसमें समझ में आता है कि यार ये गलतियां हो सकती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि यूनिट जैसी चीजों से थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां वहां ना हो, इसीलिए हर सवाल को पहले खुद से सॉल्व जरूर करें। चल भाई, तो क्या बोल रहा है यहां पर? बोला हुआ है अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स अ सैंड ऑफ मास m, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। ठीक है, तो dm/dt रूट v के बराबर दिया है। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपके पास एक कोई बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, इस कन्वेयर बेल्ट पर ये कन्वेयर बेल्ट घूम रही है। ठीक है, इस कन्वेयर बेल्ट पर मैं यहां से कुछ सैंड डाल रहा हूं। ठीक है, और ये सैंड आगे चलती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस सैंड का रेट आपको दिया हुआ है dm/dt प्रोपोर्शनल टू रूट v। ठीक है, इफ p इज द पावर डिलीवर्ड टू रन द बेल्ट एट कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। तो हमें पावर के बारे में बताना है। ठीक है, मैंने कहा यार एक बात बता, अगर मैंने एक बार चला के छोड़ दिया तो जैसे जैसे यहां पर सैंड गिरती जाएगी, मास बढ़ता जाएगा, तो स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाती। इसका मतलब बाहर से मुझे मोटर ने एक पावर दी है। ठीक है सर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब कितना फोर्स देना पड़ेगा? तो वेरिएबल मास की वजह से
इस बेल्ट पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स आया होगा, कितना आया होगा, dm/dt इंटू वी। ठीक है, याद है वेरिएबल मास की वजह से dm/dt इंटू वी। तो मोटर को उतना ही पॉजिटिव फोर्स देना पड़ेगा, यानी कि यहां से जो मोटर फोर्स दे रही होगी ना, वो एग्जैक्टली इतना ही उल्टा फोर्स दे रही होगी। तो सेम वही फोर्स लिख देता हूं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू dm/dt इंटू वी, दिस इज योर पावर। अब dm/dt किसके बराबर है, रूट वी के, तो रूट वी के प्रोपोर्शनल इंटू वी स्क्वायर, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 5/2, तो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 5। ठीक है, पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो राजू, अगला सवाल ये रहा, देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले सॉल्व करो इसको। ओह, आसान सा सवाल लग रहा है यार। ठीक है, 2024 का सवाल है ये, 25 के सारे सवाल हमने बना लिए। ठीक है, चलो, तो जिन लोगों ने पीवाईक्यूज पहले से लगा रखे हैं, आई थिंक आपको अब सवाल काफी फेमिलियर दिखेंगे, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ें। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी, मास m/2, m, 2m एंड 4m हैव सेम मोमेंटम, इन सब का मोमेंटम सेम है। पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो पार्टिकल पहचानना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। तो मैंने कहा यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, सिंस मोमेंटम सबका सेम है तो p²/2m यूज करूंगा। अब मोमेंटम तो सबका सेम है, जिसका मास सबसे क्या चाहिए, मैक्सिमम, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। अब बताना भैया, इन चारों में से किसका मास सबसे कम दिख रहा है, m/2, m, 2m, m/2 का मास सबसे कम दिख रहा है, तो m/2 क्या है, a है, तो a की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन डी। खत्म हो गया सवाल, बस इतना सा करना था। ठीक है, चल भाई, अगला सवाल सॉल्व कर भाई, चल, लगाया, चल भाई। तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ऑन अ प्लाईवुड एंड इमर्जेस विथ 40 मीटर पर सेकेंड, 100 से 40, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, जब भी कहीं पर भी आपको परसेंटेज लॉस पूछ ले, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो इससे सॉल्व कर लो। परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, करना है तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज लॉस। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगा देने का है अपन को। तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², तो हाफ m, इनिशियल स्पीड क्या है 100 का स्क्वायर, माइनस हाफ m, फाइनल क्या है 40 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हाफ m इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, काटा पीटी कर लो, हाफ m से हाफ m, इसीलिए मैंने मास की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है कटने वाला है। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या, यूनिट भी कट जाएंगी तो उसकी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 10,000, 4 चौक 1600 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 इंटू 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दो। ठीक है, 10,000 में से 1600 घटा दूं तो 9,000, 8,000, 8,400 डिवाइडेड बाई 100
84% का लॉस हुआ। ठीक है, बड़ी चीजें हैं, बड़े चेंजेस में कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, यहां पर बोलता है 1% लॉस हुआ स्पीड में, 2% लॉस हुआ, तब हम बाइनोमियल वाला या बोले एरर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, सिंस यहाँ 100 से 40 हो गया, बहुत बड़ा चेंज है, तो इसीलिए अब डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि अरे सर स्पीड में 1% का चेंज तो काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज, नहीं, वो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक बार फिर से काइनेटिक एनर्जी से सवाल 2024 में बड़े पूछे गए थे ऐसे। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 36 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। मैंने कहा सिंपल फॉर्मूला रखो, बड़ी चीज है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं? मोमेंटम को लिख दो अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो P नॉट इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अंडर रूट ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 36 टाइम्स, तो इट इज 36 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स अंडर रूट 2m इंटू के। दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अंडर रूट 2m के ई नॉट, ये क्या है? दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज 6 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 6 गुना हो गया है, तो इंक्रीज कितने का हुआ? परसेंटेज इंक्रीज। अगर कोई चीज 6 गुना हो गई, 600% हो गई, तो 500% का इंक्रीमेंट हुआ है, 600% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे 600% लिख करके आते हैं। क्यों? अरे सर 6 गुना हो गई तो 600%। ठीक है, मैंने कहा 600% तो हुई है, बढ़ी कितनी? उसने ये नहीं पूछा कितनी हुई है, उसने पूछा मोमेंट इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट बढ़ा। अगर कोई चीज डबल हो जाती है तो इंक्रीमेंट 100% का बोला जाता है। 1 गुना से 100 से 200 रुपए हो गए, तो 100% का इंक्रीमेंट हुआ ना। ठीक है, तो बस ये याद रखने का है। इंक्रीमेंट में भी वही फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, बस एक चीज कर लेना, इस बार फाइनल माइनस इनिशियल करना अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है, अगर परसेंट में फॉर्मूला लगाना है तो ये कर सकते हैं। चलो अगला सवाल सॉल्व करो। हो गया? चल राजू, ठीक है, क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर सोर्स। ठीक है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कांस्टेंट पावर है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है भाई, तो मैंने कहा यार पावर का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? तो पावर कैसी बोली है इसने? कांस्टेंट बोली है। मैंने कहा पावर होती है एफ, या रेट ऑफ वर्क डन बोल देता हूं, dw बाई dt। एफ इंटू बी भी लिख सकता था, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं। ठीक है, मैंने कहा ये कैसा है? कांस्टेंट है, लेट अस कॉल इट के। ठीक है, तो dw किसके बराबर हो जाता? के dt। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाता? के टी। अगर 1 सेकंड में के काम कर रहा है तो टी सेकंड में के टी काम करेगा। ठीक है, वर्क डन आ गया। अब जितना काम करूंगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? के टी के बराबर हो जाएगा। तो के टी क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर के टी के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां पर 0 मान लिया। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया वी स्क्वायर या वी इज 2kT बाई एम का अंडर रूट। ये मुझे वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी को क्या लिख लूं? dx बाई dt। छाप दो।
अंडर रूट ऑफ 2 kT/m। तो dx किसके बराबर हो जाता? 2 kT/m के अंडर रूट का इंटीग्रेशन। तो x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, बाकी सब चीजें प्रोपोर्शनलिटी में चली गई। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2। ठीक है, एक पावर बढ़ा दो, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, और सॉरी बी। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर? एक चीज बता दूं, कई बच्चे क्या सोचते हैं, जैसी कांस्टेंट पावर तो फोर्स भी कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, F इंटू वी कांस्टेंट है। मैं ये लिख सकता था यहां से F डॉट वी कांस्टेंट, लेकिन इससे मुझे कुछ ज्यादा मिलता नहीं, इसके आगे क्या लिखता? ठीक है, ये लिख सकता था एम वी डीवी बाई डी टी, सॉरी एम डीवी बाई डी टी, उससे भी आंसर सेम आता। ठीक है, पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चलो ठीक है, सॉल्व करो। अगला सवाल बड़ा मजेदार है। हो गया सॉल्व? क्या बोल रहा है? तो बोला हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, 50 किलो की बॉडी है, इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन। तो पहले केस में 50 मीटर सीधा ऐसे ले गया हूं, दूसरे केस में इसके सहारे, इस रैंप के सहारे ले गया हूं। द रेशियो ऑफ वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ केसेस, रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नोटिस करना हाइट दोनों में सेम है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? mgh, वर्टिकल हाइट। सिंस दोनों की वर्टिकल हाइट सेम है तो इसीलिए वर्क डन भी सेम। आंसर आ गया 1:1। खत्म हो गया सवाल, बस इतना ही करना था। ठीक है, देखा हाइट सेम तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी सेम। चाहे सीधा लेके जाओ, चाहे टेढ़ा लेके जाओ, चाहे नचा नचा के लेके जाओ, चाहे गा गा के लेके जाओ, कैसा भी लेके जाने का, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन against gravity depends on vertical displacement only। ठीक है, मास पे तो करती है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे करती है, तो तिरछे विरछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगला सवाल सॉल्व करो। चल भाई सॉल्व कर लिया। क्या बोल रहा है यहां पर? 3 बॉडीज ए बी सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, बराबर बराबर काइनेटिक एनर्जीज है। मासेस दिए हैं 400 ग्राम, 1.2 kg एंड 1.6 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। सीधा सीधा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला भर दो भैया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर है, तो P1 इज टू P2 इज टू P3, अंडर रूट ऑफ M1 इज टू M2 इज टू M3। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों की बराबर बराबर है। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो क्या होगा? जो मास के अंडर रूट का रेशियो होगा भाई मोमेंटम के अंडर रूट का रेशियो होगा। तो वैल्यू छाप दो। तो अंडर रूट ऑफ 400, तो इसको लिख देता हूं 0.4 का अंडर रूट, रेशियो 1.2 का अंडर रूट, रेशियो 1.6 का अंडर रूट। ठीक है, दिस इज P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो क्या कर दूं? ठीक है, एक काम करूं, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो इसको ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 1 रेशियो रूट 3 रेशियो रूट 4 यानी कि 2। तो 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल सॉल्व करो। चल राजू सॉल्व किया। ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर? बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m kg slides from rest along the curve of a vertical circle from point A to B in frictionless path। कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ए से बी तक यहां पर स्लाइड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बी इज, तो मैं सीधा सीधा आपके इस केस में वर्क कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देता हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा mgh से, ठीक है। और ये h कितना हो जाएगा? अगर ये रेडियस r है तो r का साइन 45 यानी कि r बाई रूट 2, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mg r बाई रूट 2। गेन क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है, ठीक है। तो m से m काट दो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gr बाई रूट 2, ठीक है। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। g की वैल्यू क्या माननी है? 10। r की वैल्यू क्या माननी है? 14 डिवाइडेड बाई रूट 2 की वैल्यू 1.4, ठीक है। तो ये हो गया 10 100 रूट 2 यानी कि 10 रूट 2। तो आंसर आ जाएगा 14, कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही करी है। तो mgh हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ए से बी जा रहा है, फ्रिक्शनलेस है, वेलोसिटी एट बी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो mg r बाई रूट 2, ठीक है। स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट, हाफ एम वी स्क्वायर 2gr बाई रूट 2 का अंडर रूट 2g, r की वैल्यू रख दी 14 मीटर, g की वैल्यू 10 और बाई रूट 2 की वैल्यू रख दी 1.4। तो 1.4 का 14 हो गया 10, 100 का अंडर रूट, तो 100 इंटू रूट 2 1.4 मतलब 14 समथिंग, 14 ही तो आ रहा है, ठीक है। 14 आंसर है बेटा। अब 14 के नियर बाय कौन सा दिख रहा है? तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से शायद सी ही ऑप्शन है। जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है, अदरवाइज डेटा के हिसाब से तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक मिनट, अरे ए से बी जा रहा है यार, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा यहां तक आ रहा है, ठीक है। एच प्लस आर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये सारा सवाल का जवाब बस है आर प्लस आर बाई रूट 2 हो जाएगा। एम जी आर प्लस आर बाई रूट 2, क्योंकि ये भी यहां तक तो नीचे ये भी तो गया है, आर प्लस आर बाई रूट 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एम जी आर रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम काट दिया, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, ये भी काट देता हूं तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 जी आर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो रूट 2 जी आर रूट 2 प्लस 1, चलो। तो रूट 2 की वैल्यू है 1.4, जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू है 14, ठीक है। और 1.4 प्लस 1 2.4, इसका अंडर रूट, जो भी आंसर आएगा 14 इंटू 14, तो 14 बाहर आ जाएगा, 14 अंडर रूट 2.4 कुछ आएगा, ठीक है। तो 2.4 अगर कुछ भी मानता, 14 से तो बड़ा ही आएगा, 14 से बड़ा, तो मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। और अंडर रूट 2.4 की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूं, ठीक है, यही बचेगा ना, रूट 1.4 प्लस 1, ठीक है। तो अंडर रूट 2.4 की वैल्यू अगर मैं 1.4 अंडर रूट 2 1.4 होता, 14 इंटू 14 144 के लगभग, ठीक है। तो 144 से बड़ा 15 के आसपास, 15 16 16.7 ही कुछ होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, बट आंसर लगभग इसी के लगभग आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल सॉल्व करो, ठीक है। तो सवाल बड़ा आसान सा है, क्या बोल रहा है? इफ अ रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट h हाइट से गिरती है, रिबाउंड्स अप टू हाइट h/2, एक बॉल जो है h हाइट से गिर रही है, ठीक है। और टकराने के बाद ये बॉल h/2 हाइट तक जाती है। तो ये वाली हाइट आपको दे रखी है h/2, ये वाली हाइट आपको दे रखी है h। चलो भाई, अब क्या बोल रहा है? परसेंटेज लॉस इन टोटल एनर्जी। भैया क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम
एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। टकराने से पहले तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh। आई थिंक यही पहली वाली बोल रहा है, ठीक है। दूसरी, अगर यहां पर एनर्जी कितनी है, mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। यहां पर इसके पास एनर्जी क्या है, तो सर यहां पर एनर्जी है mgh/2, काइनेटिक एनर्जी 0, तो मैकेनिकल एनर्जी mgh/2। तो आधी एनर्जी का लॉस हो गया, तो 50% एनर्जी का लॉस हुआ। सो करेक्ट आंसर इज 50% एंड √2mgh। अगर यही ये वाली वेलोसिटी पूछता है, क्योंकि सवाल में इसमें क्लैरिटी नहीं है, अगर ये वाली पूछता है तो √2gh/2 रख देंगे, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई, तो यहां पर क्या बोल रहा है, अब देखिएगा, बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल्स टू α√x। चलो भाई लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी दे रखी है α√x के बराबर, ठीक है। ये मुझे वेलोसिटी दे रखी है वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d, ठीक है। सबसे पहले सवाल में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस ने, बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपसे टोटल वर्क डन पूछा है, ठीक है, 0 से कितने, d तक, ठीक है। मैंने कहा यार इस चीज के लिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, ठीक है। सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आपको सभी फोर्सेस का वर्क डन निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लो। मुझे भी यहां पर बोला था टोटल वर्क डन निकाल दो, तो मैंने कहा ये क्या लिख दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v फाइनल स्क्वायर v इनिशियल स्क्वायर, हाफ m कॉमन ले लूं। फाइनल स्पीड क्या है, अल्फा, x की वैल्यू √d छाप दो, अल्फा √d का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू 0 छाप दो, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ m अल्फा स्क्वायर d, दिस इज द टोटल वर्क डन, हाफ m अल्फा स्क्वायर d, तो 1/2 m अल्फा स्क्वायर d। खत्म हो गया सवाल। तो आपको कोई भी इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज वैसे क्या करते, वेलोसिटी दी है, फिर एक्सेलरेशन निकालते, फोर्स निकालते, फिर फोर्स का इंटीग्रेशन करके करते, ठीक है। तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद है तो डायरेक्टली सवाल का जवाब आ जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। कई बच्चे हो सकता है यहां से वेलोसिटी से dv/dx करके एक्सेलरेशन निकालें, फिर फोर्स निकालें, फिर फोर्स निकाल करके फिर उसको f.dx करके इंटीग्रेट करें। चलो भाई अगला सवाल सॉल्व करो। चलो हो गया, अरे हो जाना चाहिए यार, वीडियो पॉज कर, सवाल जल्दी सॉल्व कर। अब तो जाना पहचाना सवाल है भाई, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ फोर्स F, ठीक है, F कितना दिया है, 3x² प्लस 2x माइनस 5, वेरिएबल फोर्स है, देखो भाई, ठीक है। डिस्प्लेसेस बॉडी फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अब थ्योरी नहीं लिखूंगा क्योंकि अब कॉन्सेप्ट रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, f/dx का इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक, 3x² प्लस 2x माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4, 3x³/3 2x²/2 माइनस 5x, 2 से लेकर के 4, काटा पीटी शायद हो रही है, ठीक है। तो अब वैल्यू छाप देता हूं,
सबसे पहले 4, तो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 4 चौक 16, 64 प्लस 16 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 10, 64 70 70 और 80, 80 माइनस 20 60 माइनस 12 प्लस 10, 70 माइनस 12, तो 60 माइनस 2 58 आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। वर्क डन। सीधा सीधा वेरिएबल फोर्स देखा, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, कटाक से सॉल्व कर दिया। चल भाई अगला सवाल जल्दी से सॉल्व कर। हम अभी भी 2024 जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतने सारे सवाल जब हम करते जा रहे हैं, आप देखिएगा एक पैटर्न बनता जा रहा है। मैं जो चीज देख रहा हूं, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा आपका मोमेंटम देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, मोमेंटम पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा, इस तरीके के सवाल। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ठीक है, तो ऐसे सवाल ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, पावर के कुछ कुछ सवाल, 2-3 सवाल हमने अभी तक पावर के देखे हैं, और 1 या 2 सवाल अगर बोला जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम के देखे हैं। आई थिंक शायद इसको हम, और देखो हर वो सवाल जो वर्क एनर्जी से होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी हो जाता है, या हर वो सवाल जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल से होता है वो वर्क एनर्जी से हो जाता है। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बड़ी थ्योरम है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उस केस में आती है जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, एक पार्टिकल को हमने ए पॉइंट पर रखा है। ठीक है, ऑफ द फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी एज शोन इन फिगर, इट इज जेंटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट, राइट में भेजा है, फ्रिक्शनलेस है ना। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, आपको बी पॉइंट पर स्पीड निकालनी है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर एक बॉडी यहां से यहां आती है, ठीक है, तो स्पीड निकालने का सिंपल सा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। आप देख लो ये वाली हाइट कितनी है, कितना हाइट नीचे गई, वर्टिकल हाइट देखना। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी √2gh, और अगर इनिशियल वेलोसिटी u होती तो u² + 2gh। कोई फर्क नहीं पड़ता तिरछी गिर रही है कैसी गिर रही है, मतलब अगर इसको ऐसे ऐसे करके भी गिराता तो भी वही वेलोसिटी रहती, यहां से ऐसे गिराता तो भी, तो मतलब पाथ से मैटर नहीं करता है। सीधा सीधा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √u² + 2gh। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा u तो 0 है, तो क्या हो जाएगा √2gh, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट क्या है 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया √10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्बली आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे, ऑप्शन सी, √10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, याद रहेगा। चल भाई अगला सवाल सॉल्व कीजिए। ठीक है, किया सॉल्व। क्या बोल रहा है यहां पर, बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, इस पुश्ड अप द सरफेस, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं यहां पर पुश कर रहा हूं। ठीक है, इंक्लाइन ऑफ अ सरफेस इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां से खींच रहा है, पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और रफ सरफेस है, म्यू दिया हुआ है। व्हेन ब्लॉक इज pushed up by 10 meter along the incline, work done against frictional force। 10 न्यूटन ने कितना काम किया ये नहीं पूछा, लैंग्वेज जरा बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्या पूछ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बस। ठीक है, मैंने कहा यार फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, सिंस मूव कर रहा है तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू इनटू mg का cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि mg आपका नीचे लग रहा था तो इसके दो टुकड़े कर देते, एक ये वाला एक ये वाला, इट विल बिकम mg cos थीटा, इट विल बी mg sin थीटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 न्यूटन क्या कर रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, mg मास 1 kg है, cos 61/2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो 1 2 5 जूल का काम करना पड़ा। दिस इज दी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, 5 जूल। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, वो तो कुछ और ही करेगा, 10 into 1 तो 10 जूल होगा। ठीक है, उसने पूछा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा है। तो कभी ये दिमाग मत लगा लेना कि नहीं 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 सर ये तो 10 न्यूटन ने तो इतना काम किया। ठीक है, टोटल वर्क डन भी नहीं पूछा है, केवल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। चलो भाई अगला सवाल सॉल्व करो। ठीक है, चल, तो ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है शायद सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, आई थिंक द टॉपिक इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहला सवाल मुझे दिख रहा है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूछा गया हो। चलो इस पेपर में, ठीक है, 2024 में, 25 में तो मुझे कोई भी नहीं दिखा अभी तक। ठीक है, तो भाई क्या है, अ बॉब ऑफ मास m मास है इसका, बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, सबसे पहली चीज धागा है। ठीक है, it is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A such that it completes half circle reaching topmost point B। ठीक है, B पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड B। यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया। अगर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचाना है, ठीक है, यहां से मैंने फेंका है तो कम से कम √5gl वेलोसिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर टॉप पर क्या हो जाती है, √gl वेलोसिटी बचती है। ठीक है, इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल। चलो भाई, और बाकी किसी के इसमें पहुंचेगा ही नहीं, बाकी के तो में बीच में ही स्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी। ए कौन सा पॉइंट है, ए तो ये रहा, तो हाफ m √5gl का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m √gl का होल स्क्वायर। बी पॉइंट ये रहा, तो 5:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। चलो अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपके लिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर मैंने एक स्ट्रिंग से, अगर मैंने एक धागे से बांध करके किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराया है, ठीक है, अगर मैंने एक धागे से यहां से बांधा एक बॉडी को और इसको मैं सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे सर्कुलर मोशन कराने के लिए यहां पर कम से कम वेलोसिटी जो चाहिए √5gl के बराबर चाहिए। ठीक है, इफ l इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, √5g r वगैरह जो भी लिखना चाहो। ठीक है, अब जब ये बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो इसके पास √gl वेलोसिटी बचती है, बाकी सारी खर्च हो गई। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पर पहुंचती है तो यहां पर इसके पास बचती है √3gl। ठीक है, और यहां पे टेंशन, हाँ टेंशन कई बार पूछ लेता है, तो टेंशन T mg के बराबर नहीं होता, T इज इक्वल्स टू mg प्लस mv0 स्क्वायर बाई r।
ठीक है, आर क्या है, एल है। क्यों, यहां टेंशन को दो काम करने हैं, एक तो mg बैलेंस करना है जो नीचे लग रहा है, साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स और देना है। तो टी नॉट टी जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जब √5gl है तब, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा है तो यहां पर वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से mg + mv²/r, ठीक है। चलो भाई, तो ये दिस इज द मिनिमम कंडीशन। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर √2gl से छोटी होती है, जीरो से बड़ी, √2gl से छोटी, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी √5gl से बड़ी होती है तो क्या करेगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी √5gl से छोटी और √2gl से बड़ी होती है तो यहां पर थ्रेड स्लैक कर जाता है, ठीक है। थ्रेड क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा किसी एंगल थीटा पर। मतलब क्या, अगर मैंने यहां पर वेलोसिटी v0 बोली है, √5gl से बड़ी है तो पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, √2gl से छोटी है तो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। सर कैसा ऑसिलेशन करेगा, तो आपका पेंडुलम यहां पर है, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से वेलोसिटी दी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये छोटी है, तो ये इस तरीके का ऑसिलेशन करेगा जहां पर एक मैक्सिमम थीटा आएगा, ठीक है। मैक्सिमम थीटा पर आप टेंशन निकाल सकते हो T, ये अगर एंगल थीटा है, नीचे यहां पर क्या लग रहा था, mg, तो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, तो T विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, कोई सेंट्रीपिटल नहीं। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, mg + mv0²/r, ठीक है। इस तरीके से टेंशन निकालते हैं। अब एक बात और सुन लेना, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी मैंने यहां पर लेटर से इस फॉर्मेट में लिख दी, √kg/r या kgl, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, इस तरीके से लिख दी, तो अगर k की वैल्यू 2 से कम है, 2 या 2 से कम, तो ऑसिलेशन करेगा। 5 से ज्यादा मतलब √5gl से ज्यादा तो पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा। लेकिन अगर k की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है तो उस केस में धागा कुछ सर्कुलर मोशन करेगा और यहां पर धागा स्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर आकर के आपका थ्रेड क्या करेगा, स्लैक कर जाएगा। कितने एंगल पर ये धागा स्लैक करेगा, थीटा, तो दिस sin थीटा इज गिवन बाय k - 2/3, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आया है, ठीक है, k - 2/3। मतलब क्या, अगर k की वैल्यू 4 है तो 4gl भेजा तो 4 - 2/3, तो 2/3 sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको sin थीटा मिल गया तो जब ये स्लैक करने वाला है, यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √gr sin थीटा होती है, ठीक है। वैल्यू छाप देना। ये जो हाइट है, हाइट भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इट इज L sin थीटा, हर जगह sin थीटा आएगा, तो यहां से निकालना है तो L + L sin थीटा। आप सारी बातें इससे डायरेक्टली निकाल पाओगे, ठीक है। और अगर यहां पर ही स्ट्रिंग की जगह, धागे की जगह रॉड बांध दी होती तो वेलोसिटी √5gl की जगह √4gl हो जाती है, ठीक है। तो बस 4gl और टॉप मोस्ट पे 0 हो जाती है, क्योंकि धागे में रॉड में स्लैक करने का ऑप्शन नहीं होता, थ्रेड में, अरे कहां भाग गया, ठीक है, थ्रेड में स्लैक करने का ऑप्शन होता है, रॉड में स्लैक करने का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चलो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पर सवाल में, बोला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन रीजन स्पेस इज गिवन बाय, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है कितनी,
2x² प्लस 3y³ प्लस 2z। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट 1, 2, 3। ठीक है, तो भैया जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे, ठीक है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, तो मैं दो हिस्सों में इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहला है 1D, दूसरा है 2D/3D। ठीक है, मैं क्लास में हमेशा ये डायलॉग यूज करता हूं कि मैंने अगर मेहनत करी, अच्छा ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने अगर मेहनत करी तो मेरी एनर्जी क्या होगी, मैंने अगर दिन भर काम किया तो मेरी एनर्जी कम होगी, तो मैंने अगर मेहनत करी तो मेरी एनर्जी डाउन। ठीक इसी तरीके से अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने मेहनत करी तो पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहला रिलेशन, ठीक है, विच इज क्या होता है, सबसे पहला रिलेशन, तो मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने मेहनत करी तो मेरी एनर्जी डाउन, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने मेहनत करी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ F.ds का इंटीग्रेशन। वर्क की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, अब हम इसी चीज को 1D और 2D एंड 3D में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 1D में x जैसे मान ले लिया, तो मैंने कहा डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ F.dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर, दिस इज नॉट यू, दिस इज डेल्टा यू। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जैसे मान के चलो तुमने किसी जगह कहीं गए पार्टी वार्टी में 200 रुपए खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास जो रुपए होंगे वो 200 रुपए जेब में कम हो जाएंगे, लेकिन कितने रुपए बचेंगे फाइनली, ये डिपेंड करता है कि तुमने रेफरेंस किसको माना। तुम 500 रुपए लेके गए थे तो 300 बचे, 400 लेके गए थे तो 200, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चल भाई, तो डेल्टा यू इसके बराबर हो गया। अब अगर एफ का इंटीग्रेशन करने पर यू मिल रहा है तो फोर्स कैसे मिलेगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, फोर्स का इंटीग्रेशन करने पर, फोर्स का इंटीग्रेशन करने पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करने पर आपको फोर्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना, माइनस लगाना मत भूल जाना। ये जो शगुन का माइनस है ये लगाना याद रखना, अक्सर बच्चे ये शगुन का माइनस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब 2D 3D में सेम वही, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। और अगर आपको फोर्स निकालना है तो इट इज माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप डेल यू बाय डेल वाई जे कैप डेल यू बाय डेल जेड के कैप। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फोर्स इन 2D एंड 3D। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ, y के साथ, z के साथ करोगे, आई कैप जे कैप के कैप लगा दे देगा। ठीक है, अब यहां पर देखना पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर x y z तीन टर्म्स हैं। आपको क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट। तो मैंने कहा फोर्स क्या होगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप डेल यू बाय डेल वाई जे कैप डेल यू बाय डेल जेड के कैप।
सवाल में खाली एक्स कंपोनेंट पूछा है, माइनस अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फोर्स एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। तो माइनस डेल यू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के साथ, तो भैया 2x² का क्या हो गया? 2x, ठीक है। y क्यूब का 0, z का 0, y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का, तो ये आंसर आ गया माइनस ऑफ 4x। दिस इज x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट x इक्वल्स टू 1। फोर्स कितना आ जाएगा? -4 इंटू 1, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो अरे यार मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो मैग्नीट्यूड मतलब +4, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूंगा माइनस साइन लगा करके चलना, क्यों? कई बार मैग्नीट्यूड नहीं पूछता और ये बच्चे ये माइनस साइन भूल जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, सब कुछ सही करते हैं, डी डेल यू बाई डेल एक्स, ये माइनस भूल जाते हैं। तो ये माइनस साइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शगुन का माइनस साइन याद रखने का है, ठीक है। चल राजू, अगला सवाल सॉल्व करो। क्या बोल रहा है यहां पर? हट जाऊं एक बार और ले भाई, ओके चल। क्या बोल रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, 100 kg का ब्लॉक है, स्लाइड्स ओवर 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अरे कितना आसान सवाल है यार, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो म्यू कितना है? 0.4, एम जी कितना है? 100 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, तो 4000 जूल के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया सवाल, ऑप्शन डी क्लियर। सीधा सीधा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल दिया, ठीक। चल भाई, वो उस टाइम के साथ दिया है, सॉल्व करो। हम्म क्या बोल रहा है? फिर से मुझे पावर पावर सा दिख रहा है। बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of time dependent force given by 60 I cap plus 6t square j cap, ठीक है। पावर डेवलप्ड बाय फोर्स एट टाइम t, t टाइम के साथ पावर, तो फोर्स अगर पता है, पावर होती है F डॉट V, ठीक है। तो मुझे बिगिंस टू मूव मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 मान लेना, सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है पावर का फॉर्मूला जो निकल के आता है इट इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। बस वेलोसिटी पता हो तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, फोर्स अपॉन मास, तो 1/2 60 I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो 3t dt I कैप 3t स्क्वायर dt j कैप, तो फाइनल वेलोसिटी 0, t0 पर v0, ठीक है। तो 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस 3t³/3 j कैप, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस t³ j कैप। अब F डॉट V में छाप दो तो पावर हो जाएगा, फोर्स कितना है? 60 I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप डॉट 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप
प्लस टी क्यूब जे कैप, ठीक है। तो 6t इंटू 3t² बाई 2, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप से, प्लस 6t² इंटू टी क्यूब। तो 3 इंटू 3 9t³ प्लस 6t⁵, 9t³ प्लस 6t⁵। ऑप्शन डी आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करो। A bullet is fired into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्दर पेनिट्रेट कितना करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, कर लेना, ठीक है। चलो, अब तुम मुझे लगता है बना लोगे, ठीक है। एक दो सवाल और कराता हूं। क्या बोल रहा है? बॉल इज सस्पेंडेड वर्टिकल प्लेन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन at extreme and lowest position are equal, angle of deflection at extreme in the extreme position, ठीक है। अच्छा सवाल दिख रहा है, इस सवाल को ट्राई करते हैं। पहले खुद से सॉल्व करो, मैं साइड में हट गया हूं, ठीक है। चल राजू, तो क्या बोल रहा है यहां पर? बोला है अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक बॉल को मैंने धागे से लटका रखा है, ठीक है। स्विंग्स इन वर्टिकल प्लेन so that its magnitude of acceleration in extreme position, तो जब ये धागा एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, एक तो ये कंडीशन, दूसरा आपकी स्टार्टिंग कंडीशन, ये दो आपकी कंडीशन दी हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल, यहां पर और यहां पर एक्सेलरेशन बराबर बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एंगल थीटा आपको बताना है। मैंने कहा यार यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर mg नीचे लग रहा है, तो mg का एक हिस्सा mg cos थीटा इधर लगेगा, दूसरा हिस्सा इधर लगेगा। mg का cos थीटा को ये टेंशन धागे का बैलेंस कर लेगा, T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। लेकिन इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, यही तो इसको वापस लेके जा रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन A1 विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, यानी कि g sin थीटा। यहां पर एक्सेलरेशन निकाल दिया, जो कहां की ओर है, इस तरफ है, g sin थीटा, ठीक है। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लेकिन अगर ये नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन T है, ठीक है, और अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस बार ऊपर की तरफ होगा, A2 किसके बराबर होगा? A2 विल बी इक्वल्स टू सीधा सीधा v²/r बोल दूं, ठीक है, v²/r के बराबर हो जाएगा। हाँ सर बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन देगा? टेंशन, ठीक है, लेकिन उससे मतलब ही नहीं, एक्सेलरेशन ही लिखना है खाली। अब v अगर पता चल जाए तो आप सारा सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा यार अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, वेलोसिटी निकालने वाली कहानी आ गई। तो हमें बस ये बॉडी यहां से थी, यहां से जब ये बॉडी नीचे जाएगी, यहां पर जब ये बॉडी आएगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी पता करनी है। यहां से मैंने बांध रखा है, तो मैंने कहा यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाली लेंथ अगर आपने r रेडियस बोल दिया, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस थीटा के बगल वाला r cos थीटा, आप इजीली नोट कर सकते हो, दिस इज अ स्ट्रेट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो थीटा के बगल वाला r cos थीटा, तो ये हाइट कितना नीचे गिरा? ये h, क्या मैं लिख सकता हूं टोटल r में से r cos थीटा माइनस कर दिया।
कोई चीज अगर h गिरती है तो वेलोसिटी क्या होती है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी v अंडर रूट 2gh। रास्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो अंडर रूट 2g r माइनस r cos थीटा, r कॉमन ले लिया, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, बस a1 अपॉन a2 निकालना है। तो a1 कितना आया था, ये रहा। इसने बोला a1 और a2 बराबर, तो थीटा निकालना है, ठीक है। तो a1 g साइन थीटा था, a2 था v स्क्वायर बाई आर, a1 इज इक्वल्स टू a2 g साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर यानी कि 2gr 1 माइनस कॉस थीटा के अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इसके बराबर होगा g साइन थीटा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर से आर खत्म, जी से जी खत्म, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब किस में दिया है, टेन थीटा के टर्म में दिया है, ठीक है। चलो भाई ए साइन, अगर टेन थीटा के टर्म में दिया है तो क्यों ना एक डिवाइड ही कर दूं, ठीक है। इसको कॉस थीटा से फिर वो सेक, चलो हाँ ठीक है, हो जाएगा। अगर टेन थीटा के टर्म में दिया है तो दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। 2 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, 2 सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा माइनस 2 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस 2। चलो ये बन गया। अब सेक थीटा को लिख देता हूं टेन थीटा, सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसको, अरे यार क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी क्या, 2 प्लस टेन थीटा, लेकिन उससे अगर मैं साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से करता तो भी गंदा ही जाता, क्योंकि फिर वो साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स समथिंग कुछ आता, ठीक है। तो उससे काम नहीं बनता। तो 2 सेक थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये लिख देता हूँ, 2 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर ले लो, अरे यार बड़ा लंबा जाएगा। 2 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दोनों साइड का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन थीटा, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 से 4 खत्म, चलो कम से कम सुंदर तो बनेगी। 4 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 टेन थीटा। एक टेन थीटा से एक टेन थीटा खत्म, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आया, मैच कर रहा है कोई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अब ये 2 टेन थीटा क्यों डाल दिया, अरे यार मैथ्स वाला फिर वो फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा अगर 4/3 है तो थीटा हो गया टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। और टेन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन टेन थीटा में डायरेक्ट ही 4/3 आ गया, तो क्यों फालतू में 2 टेन इनवर्स के रायते में फैलाया, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना भाई, और तो अब मैं कुछ ही नहीं बोल सकता। थीटा इसने बोल दिया है
तो थीटा बाई 2 निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होने वाले, इतना तो दिख ही रहा है। अब ए और बी में चेक करना है। तो अगर थीटा को इसने बोला 2 tan इनवर्स 1/2, तो थीटा बाई 2 कितना, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, tan थीटा बाई 2 निकाल लो, तो tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर इसको मैंने tan थीटा बोल दिया, ठीक है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 4/3 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जो भी आंसर आएगा इससे सॉल्व कर लेना। या मुझे लग रहा है फिर अब जब इसने 2 tan थीटा वाला रायता फैलाया तो हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा से जल्दी बन जाए। ठीक है, एक बार करके देखना पड़ेगा। बट कोई और आसान तरीका, बॉल इज सस्पेंडेड पेंडुलम स्विंग्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल, तो जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं एंगल थीटा सीधा सीधा ऐसे ही लिख दूं, जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक मिनट, जी साइन थीटा वी स्क्वायर बाई आर, और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, v की वैल्यू फिर भी लिखनी पड़ेगी, अंडर रूट 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा, 2g आर 1 माइनस कॉस थीटा जी साइन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, 2g आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेते, फिर करना ही पड़ेगा यार, इवेंचुअली ये मैथ्स पर आकर के फंस रहा है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, बस इसको आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। साइन थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, अब चाहूं तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो √5 ऐसा कुछ हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो √5 साइन थीटा प्लस समथिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 बाई √5 समथिंग कुछ हो जाएगा। फिर वो थीटा निकालना, तो इससे तो और गंदा ही जाएगा यार। ठीक है, कम से कम मेरा टेन थीटा यहाँ पे सीधा तो आया 4/3। एक मिनट, टेन थीटा 4/3 तो 53 डिग्री होता है ना। ठीक है, 53 डिग्री होता है। अब इसमें 53 डिग्री कोई है, 53 ये तो है ही नहीं है। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/5 1/√5, और इसमें से देखना पड़ेगा यार। ठीक है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन लग नहीं रहा मुझे। चलो, आंसर इसका वैसे ऑप्शन बी है। चलो, मैंने ऑप्शन में चेक किया है, बस मैथ्स मैथ्स है भैया, अब उससे तो सॉल्व करो। ठीक है, चलो, अब कुछ सवाल आपके लिए मैं यहाँ पर होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो जेई मेंस 2023 के PYQs आपके लिए हैं। ठीक है, तो इस पीपीटी में, आपके आज के नोट्स में आपको 2023 के जो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा सेम सेम पैराइटी पर ही हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये आपके सवाल है, ये 2023 का सवाल है। ठीक है, तो अब ये सवाल आपको खुद से करने हैं। क्या बोल रहा है, H1 हाइट से ड्रॉप किया, H2 हाइट पर जा रहा है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके के सॉल्व करना। ठीक है, चलो, क्लियर। ठीक है, तो टेस्ट देना जरूर प्रैक्टिस के लिए, इट्स वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।